दोस्तों हम सभी को बड़ी हैरानी हुई थी जब ओप्पो ने अपना X 2021 रोलेबल फोन को अनवील किया था, दिखाया था कि किस तरीके से फोन की स्क्रीन को स्ट्रेच करके भी बड़ा किया जा सकता है इस रोलेबल टेक्नोलॉजी के सहारे, जिसमें स्क्रीन अंदर से ही बाहर आ जाएगी। जैसे कि सैमसंग पहले दिखा रहा था कि भैया गैलेक्सी Z फोल्ड है हमारे पास में, ये टेक्नोलॉजी है जो कि आपको दिखा सकती है बड़ी स्क्रीन एक छोटे से फ़ोन के अंदर, मतलब अनफोल्ड किया तो बड़ी स्क्रीन होगी। लेकिन यहाँ पर TCL ने दोनों की ही टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज कर दिया है कि दोनों ने खिचड़ी पकाई, इसने खिचड़ी थाली में डाली और घी डाल के दही डाल के खाने लग गया। तो वैसा ही कुछ लग रहा है कि TCL ने यहाँ पर रोल एंड फोल्ड नाम का ये फ़ोन अनवील किया है, जिसके अंदर वैसे तो डिस्प्ले 6.87 इंच की है, लेकिन जब इसको आप एक बार अनफोल्ड करोगे तो हो जाएगी 8.85 इंच का फैबलेट जैसी स्क्रीन। और यहीं पर जब आप इसका रोलेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके थोड़ा और स्ट्रेच करोगे तो ये बन जाएगा 10 इंच का टैबलेट। तो यहाँ पर TCL ने सभी को हक्का बक्का कर दिया है कि ये किया क्या इसने, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं है, ऐसे 3 डजन से भी ज़्यादा प्रोटोटाइप इनके पास में मौजूद है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो कहते हैं कि 36 से ज़्यादा ऐसे प्रोटोटाइप हैं जिनमें से कोई भी अगर लगा कि मतलब प्रैक्टिकल यूज़ में आ सकता है तो इस साल के एंड तक के वक्त में ये उसको रिलीज कर देंगे। दोस्तों जैक मा काफ़ी लंबे समय के लिए गायब हो चुके थे क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था चाइनीज़ पॉलिसीज के लिए कि इनको उसका भुगतान कुछ ऐसे चुकाना पड़ गया कि भैया अलीबाबा कंपनी के ऊपर 2.8 बिलियन US डॉलर का एंटी ट्रस्ट फाइन लगा दिया चाइनीज गवर्नमेंट ने, जिसको मैं वहाँ की करेंसी को कन्वर्ट करने के बाद में बता रहा हूँ आप लोगों को। और अब जाके इन्होंने फाइनली ऑफिशियल मीटिंग की पब्लिक अपीयरेंस करी है। मतलब उससे पहले तो एक बार ऑनलाइन आ गए थे कि हाँ मैं जिंदा हूँ फिक्र मत करो, लेकिन अब इन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग के अंदर भागीदारी करी है जिसके अंदर व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। दरअसल यहाँ पर रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी की ये मीटिंग थी जिसके ग्रुप बोर्ड के ट्रस्टी हैं ये, जहाँ पर उस मीटिंग में थे तो शामिल ये, लेकिन मुंह पर उंगली करके बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोले पूरी मीटिंग के अंदर। यहाँ पर पता था इन्हें कि ज़्यादा बोलना कितना भारी पड़ सकता है। मतलब वही बात है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मुंह पे उंगली रखनी सही है। दोस्तों बोस्टन डायनामिक्स के स्पॉट रोबोट के बारे में हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, जिसको अब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट भी यूज कर रही है। ये करीबन 74,000 US डॉलर का आता है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 55 लाख रुपए का आता है, जो कि इस वीडियो के अंदर दिख ही रहेगी किस तरीके से ये यूज कर रहे हैं। इसके अंदर सेंसर है, लाइट है, कैमरा है। ये कहते हैं कि भैया ये क्राइम सीन के डेटा को गैदर करने के लिए इन्होंने यूज में लाया है, लेकिन ये सारे काम कोई एक पुलिस वाला भी कर सकता था अपने मोबाइल से। तो क्योंकि ये सारी बातें न्यूयॉर्क के लोग कह रहे हैं जो कि इसके खिलाफ हैं, कई लोगों का मानना ये है कि पब्लिक के ऊपर पैसा ना खर्च करके ये इन सारी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, बस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जो कि सस्ते में भी की जा सकती है। कोई पुलिस वाला भी ये काम कर सकता है या फिर नॉर्मल डॉग से भी वो काम किया जा सकता है। मतलब 55 लाख रुपए, हर 12 में से एक बच्चा न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ने वाला होमलेस है, उसके पास घर ही नहीं है, उनके लिए शेल्टर तैयार किए जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें गई तेल लेने। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भैया ये बॉम्ब स्क्वाड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने वाले की जान दांव पे लगी होती है, तो वहाँ पर ये रोबोट जाके देख सकता है कि क्या मामला है। दोस्तों रिसर्चर्स और साइंटिस्ट पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, अपने तो दिमाग से कई बार ऊपर ही बात चली जाती है। और यहीं पर मैसाचुसेट्स के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स कुछ ऐसे कारनामे कर रहे हैं जहां पर उन्होंने स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी का जो जाला होता है उसको ट्रांसलेट किया है, उसके स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट किया है एक म्यूजिक में, जिससे ये कह रहे हैं कि इससे हमें स्पाइडर स्पीच के बारे में पता लग सकता है कि आपस में वो क्या बातें कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आता कई रिसर्चर्स क्या करते हैं। मतलब मे भी हम उतने पढ़े लिखे नहीं है कि हमारे समझ में आए, लेकिन जो म्यूजिक बना है वो तो सुन लो, खून ना खौला दे आपका। दोस्तों अभी कुछ हफ्तों पहले हम बात करते थे कि कोविड-19 ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, लेकिन एकदम से इसका उफान कैसे बढ़ा वो सारे लोग हैरान हो गए होंगे कि यार हुआ क्या। लॉकडाउन की प्रक्रिया अब अलग अलग जगहों पर शुरू भी होने लग गई है। अब देखो दिल्ली के अंदर वीकेंड के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर
कहा जा रहा है कि भैया ये है डबल म्यूटेशन का कमाल। देखो कोरोना वायरस एक बार म्यूटेट हो गया, उसके बाद दोबारा से म्यूटेट हो गया, जिसकी वजह से ये नज़ारे हमको देखने को मिल रहे हैं। इस बार वाले म्यूटेटेड वायरस का साइंटिफिक नाम रखा गया है B.1.617। दरअसल ये दूसरे 2 वेरिएंट से बना है, जो है E484Q और इसी के साथ साथ L452R, जो कि यूएस के अंदर सबसे पहले पाया गया था। अब ये जो म्यूटेशन होता है ना, ये होता कुछ इस तरीके से है कि भैया किसी कंट्री के अंदर कोई और वायरस घूम रहा है और किसी के अंदर जाके वो पहले से इन्फेक्टेड होगा, उसके अंदर से मिक्स होके कोई और वायरस ही बन गया, जिसके बाद में वो किसी और देश में चला गया। तो इस तरीके से तो इसका म्यूटेशन हुआ है, जहाँ पर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र के कुछ सलाइवा सैंपल के अंदर यही सब पाया गया है कि भैया ये म्यूटेशन हो गया है। और इसी के साथ साथ 10,787 सैंपल के अंदर, जो कि 18 स्टेट्स में देखे गए, उसके अंदर 771 मामले कुछ ऐसे निकले हैं जिसके अंदर यूके वाला जो म्यूटेटेड वायरस था वो मिला है। तो यूके के अंदर कैसे आया था भैया? यूके के अंदर 34 साउथ अफ्रीकन आए थे, 1 ब्राज़ीलियन आया था इसको लेके, जिसके बाद में ये वहाँ पर भी फैल गया। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, जो कि इंडिया में भी होगी, क्योंकि यूके से फिर इंडियन भी तो आए थे। दोस्तों हम सभी को ऐसा लगता है कि क्रिकेट के अंदर शायद मैच फिक्सिंग वगैरह खत्म हो चुकी होगी, अब क्या ही पता लगता है। लेकिन यहाँ पर आईसीसी के इंटीग्रेटेड हेड मार्शल ने कहा है कि भैया अभी भी क्रिकेट में करप्शन हो सकती है, क्योंकि जब से बिटकॉइन आया और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के थ्रू इधर से उधर पैसा फ्लो कर सकता है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो क्रिकेट के अंदर करप्शन अभी भी हो सकती है, जहाँ पर जिम्बाब्वे के जो फॉर्मर कैप्टन थे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि हाँ ऐसा होता है, बिटकॉइन के थ्रू आज भी मैच फिक्सिंग हो जाती है। दोस्तों अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है कि अलग अलग कंट्री अपने अपने रूल बना देते हैं सोशल मीडिया के लिए या फिर इंटरनेट के लिए। उनकी पब्लिक इस तरीके से इंटरनेट को यूज़ करेगी, उस तरीके से इंटरनेट को यूज़ करेगी। लेकिन यहाँ पर फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन ने बहुत ही अच्छी बात करी है कि भैया सारी दुनिया के अंदर ही इंटरनेट का रूल नया बनना चाहिए, वो जो कि सही बात है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो ये करना चाहूँगा कि सारी दुनिया के अंदर नया रूल बने तो बने, लेकिन वो रूल सभी कंट्री के लिए एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कंट्री कह रही है मेरा अलग है, वो कह रही है मेरा अलग है। मतलब सबके एक जैसे होने चाहिए, सबके राइट सेम होने चाहिए। हाँ उसमें बदलाव करते रहने चाहिए, जैसे लगे कि इसमें यहाँ फ्लो है, उसमें वहाँ फ्लो है। मतलब सारी कंट्रियों को मिल के ग्रुप बना के करना चाहिए ऐसा कुछ, वरना यही नौटंकी चलती रहेगी कि वहाँ पे वो नहीं चलता, वहाँ पे वो बैन है, इधर से VPN चल रहा है, इधर से वो चल रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो की अपडेट यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।